Welcome to ACM classes. Today we're gonna solve CTET 2024 July exam paper 2. From that we're gonna take part 2 mathematics करने वाले हैं आज. So let's see the question number 31. It says parameter of a quadrilateral ABCD is 120 centimeter. So this is the parameter of the quadrilateral. If BC is 48, CD is 17, AD is 40, and angle A and angle B are 90, then the area of quadrilateral ABCD will be what? Now let's make a quadrilateral. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जब हम जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, दैट लेट्स मेक द एंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो बिल्कुल ठीक बने. So let's have angle A and angle B. So let's see, this I'll consider side A, this I'll consider side point A and point B. So I'm considering side AB at the base. Now this angle should be 90 degrees, so they're going to be long line and this is going to be a long line again. Now ABCD, and I have been given BC is 48, so this line is 48, and then we have CD is 17 and AD is 40, so this line is 40, so this is 48. So let's make this line as like it's 48, a bit bigger, and this is C, and let's make this as D, and this we have is 40, and let's make this is 17 CD. Now the total parameter is 120 and the parameter is what? Parameter होता है आपका सारी sides का total. तो अगर ये सारा टोटल 120 करना हो तो पहले मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ. 48 and 17 65, 65 and 40 105. Now 105 if I subtract out of 120 I'll get 15, 15 रह जाता है. So this is 15. Now मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एक एरिया बताना है. एरिया के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट्स. मैं इसको एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ. नाउ दिस 48 जो लाइन है ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में. तो 40 इज हेयर यहाँ तक, और इसके ऊपर बचेगा बाकी ओनली 8. दिस व्हाट इज लेफ्ट, दिस पॉइंट वी हैव दैट इज C. यहाँ तक क्लियर. 48 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया? बिकॉज रेक्टेंगल बन गया. अब ये 40 ये 40 ये 15, तो ये भी 15 बनेगा. रेक्टेंगल कैसे बना बाय द वे? क्योंकि मुझे एंगल A भी 90 पता है और एंगल B भी 90 पता है. तो एक सीधी सीधी लाइंस जा रही हैं, आमने सामने एंगल 90 है. तो ऑफ कोर्स आई कैन मेक, अगर मैं एक लाइन पैरेलल बना देता हूँ तो ये भी 90 90 बन जाएंगे, तो ये भी रेक्टेंगल बन जाता है. तो ये भी 40 ये भी 40 ये 15 ये 15. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ आई टेक 40 एंड 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 4 600. तो ये तो मेरा आ गया एरिया इस पार्ट का. आप ऊपर वाले पार्ट का कैसे करेंगे? नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल इफ आई ऑब्जर्व. अब राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस. तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर जो मेरा है वो है 8 और जो मेरा बेस है वो है 15. तो आई विल गेट 2 इंटू 4 15 इंटू 4 60. तो जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला दिस इज 60. तो पूरा क्वाड्रिलेटरल कितने का हो गया? 600 प्लस 60 दैट इज 660. दिस इज द आंसर आई हैव. क्वाइट सिंपल. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट. सबको समझ आया होगा. लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लिस्ट अप्रोप्रिएट. तो मुझे लिस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, सबसे कम जिसका रेलेवेंस हो रिगार्डिंग द प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स. पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स गाइज मस्ट बी अवेयर. जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो पता होगा हमें. तो जो प्रूफ्स है मैथमेटिक्स में उससे क्या लिस्ट अप्रोप्रिएट है नीचे दी हुई स्टेटमेंट से. पहली कहती है इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू. अगर आपको याद हो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बेस पे ही हम आगे अपने क्वेश्चन डिराइव करते हैं जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं. सो इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू. बिल्कुल ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. इट हेल्प्स टू रिवील द कनेक्शंस, रिलेशन बनाता है, एंड प्रोवाइड इनसाइट्स, डीप नॉलेज देता है इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. कि मैथमेटिक्स का जो बना है वो किस तरह हमें मैथमेटिक्स को समझना है, किस बेस पे हम उसको समझ रहे हैं, क्या रिलेशंस हैं, क्या उसके इनसाइट्स हैं. दैट ऑल्सो इज राइट.
इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। बिल्कुल ठीक। अब आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो तो आपको उस पर बिलीव किस बेस पे हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होंगे ना। 2+2=4 है फॉर एग्जाम्पल। अब आपको कैसे पता 2+2=4 है? सो बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट, वो हमें सिखाया गया है, तो हमारी अपनी रीजनिंग है। वो क्यों है? दैट अगेन बेस इज एक्सिम एंड पोस्टुलेट्स। सो इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। तो मैं अपने हिसाब से भी कोई नया अगर ट्रिक निकालता हूँ, कोई फॉर्मूला बनाता हूँ, तो इन दैट केस ऑल्सो उसको वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं। नाउ प्रूफ्स आर बोर्ड ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज नॉट रीजनिंग। अब ये क्लाइंट कह रही है कि जो प्रूफ्स है ये कोई इंट्यूटिव, मतलब इंट्यूशन होती है, मुझे ऐसे ही 2+2 5 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे प्योर रीजनिंग दी गई है आपको। सो दिस इज नॉट राइट। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये सिर्फ इंट्यूशंस के ऊपर है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं लगी हुई, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज लिस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक नहीं है। सो दैट इज द आंसर आई हैव। ऑप्शन नंबर 4 should be my answer because I have to find least appropriate. Let's move to the next question. Now PQRS एक पैरेललोग्राम है whose diagonals PR and QS given है, आपको intersected point O कर रहे हैं such that OPX plus 7 है, OQX plus Y है, OR 20 है, OS 16 है। तो PQRS पता है, OR उसका डायगोनल है, OS उसका डायगोनल है। तो डायगोनल पता है कोई ओके, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई, साइड्स दी नहीं गई। तो जस्ट मेक काइंड ऑफ रेक्टेंगल। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको नहीं दिया, ना कोई एंगल दिया हुआ है, ना कोई ज़्यादा डायमेंशंस दी हुई हैं, मेक अ रेक्टेंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट कह रहा हूँ, मैनिपुलेट कर सकते हो। सो लेट्स मेक अ पैरेललोग्राम फर्स्ट। मैनिपुलेट करते हैं इसको। तो PQRS बना लिया मैंने। नाउ डायगोनल्स हो गए PR और QS, इंटरसेक्टेड पॉइंट O, OP x plus 7 है। सो दिस लाइन इज x plus 7 यहां से यहां तक, एंड OQ x plus y है और यहां से यहां तक दिस इज x plus y। और मुझे पता है कि जो OR है, दिस OR इज 20 और जो OS है वो 16 है, तो दिस इज 16। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आपका अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, इक्वल है। डायगोनल्स क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं कि वो इक्वल ना हो, चाहे जरूरी नहीं है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं, मान लिया, बट इन्होंने हमें बताया नहीं ना रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड्स अपोजिट है, पैरेलल है। दूसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स की ये कहती है कि डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। अब इन्होंने मुझे ये वाला P से O दे दिया x plus 7, O से R दे दिया 20। दैट मीन्स आई कैन राइट x plus 7 इक्वल टू 20। दैट मीन्स x मेरा यहाँ से कैलकुलेट हो गया 13। द सेम वे x plus y जो मेरा QO है वो भी डायगोनल का हाफ पार्ट है, दैट इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 13 plus y इक्वल टू 16 लिख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, y जो वैल्यू है y की वैल्यू हो जाएगी 3। नाउ मुझसे पूछा गया 7y plus 5, 7 into 3 that is 21 plus 5, so the answer comes out to be 26. So option number 3 that should be the answer I have. क्वाइट सिंपल इट वॉज। ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखो लास्ट वाले पेपर में भी थे, तो ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम ध्यान से कर लें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्पेशली ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, बेसिक फिगर आ रहे हैं। 3D फिगर तो अभी तक दिया ही नहीं इन्होंने, 2D फिगर्स ही आ रहे हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। मैंसुरेशन 3D से आ रही है। मैंसुरेशन मैंने इससे सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स लास्ट पेपर में भी देखा था, इस पेपर में भी हमें जरूर दिखाई देगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, नंबर 34। नाउ दिस ऑन बोर्ड मास, स्क्वायर रूट्स निकालना आपको आना चाहिए। 52 into 3 डिवाइड 4 प्लस 441 डिवाइड 7 into 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8 into 12। अब हमने लास्ट क्लासेस में बोर्ड मास में किया था, तो बोर्ड मास में क्या कहते हैं? वैसे तो वी बोर्ड मास होता है, बट अभी आई डोंट थिंक यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट, तो हम सिर्फ बोर्ड मास से ही काम चला लेंगे। तो वी विंकुलम होता है वैसे, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऊपर एक बार का साइन होता है तो उसको हम बोलते हैं विंकुलम, और उसको सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट से भी। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ओ इसमें है नहीं, ओ ऑफ होता है वैसे। डी डिवाइड, तो पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को, और फिर सोल्व सब्ट्रैक्शन को। वी तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। ओ अब मेरे पास DM AS है और साथ में स्क्वायर रूट है, तो पहले स्क्वायर रूट को
सोल्व करते हैं। आई बिलीव आप लोग को पता ही होगा स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करते हैं, नहीं पता थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको यहाँ पर। 441 फॉर एग्जांपल करने के शॉर्टकट्स भी होते हैं। पहला तो सबसे है मेमोरी बेस्ड भी करते हैं हम लोग। तो मेरी तो राय ये रहती है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ये बहुत काम आते हैं, दे हेल्प अ लॉट, ये बहुत हेल्प करते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो अगर किसी को ये याद है तो ये 21 का स्क्वायर है, वेरी सिंपल। तो ये 21 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है। बट मुझे तो नहीं आता, मुझे तो याद ही नहीं है, फिर मुझे निकालना पड़ेगा। लेट्स फाइंड इट आउट। तो 441 जब हम लिखेंगे, डिवीजन मेथड करते हैं। अच्छा पहले लिख दिया था 441 यहाँ पे, ओके। सो लेट्स डू अ डिवीजन मेथड। अब स्क्वायर रूट निकालते हुए क्या करना है, इसके ऊपर वीडियो भी है आई थिंक, हमारी कैलकुलेशन टेक्निक्स या ट्रिक्स के नाम से, कैलकुलेशन टेक्निक्स है शायद, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनमें से किसी एक वीडियो में मैंने इसको समझाया भी हुआ है। तो 441 में क्या करना है, मुझे लास्ट साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं और उनको मुझे इकट्ठे सॉल्व करना है, और स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से। और जिस भी जो भी डिवाइजर लेना है, क्वोशिएंट भी वही होगा, द लास्ट डिजिट आई मीन। तो अगर ये यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 नहीं आ सकता बिकॉज 9 4 से ग्रेटर है। तो आई राइट 2 इंटू 2 4। अब ये 4 माइनस 4 ये कैंसिल आउट हो गया, आई गॉट 41 हेयर। अब क्या करेंगे, इस 2 में हमने क्या करना होता है, जो भी मेरे पास यहाँ क्वोशिएंट होता है उसका लास्ट डिजिट हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सो आई गेट 4। और अब यहाँ पे मुझे जो क्वोशिएंट लिखना है, पार्ट लिखना है, वही मुझे यहाँ पर लिखना है क्वोशिएंट का, जो मुझे डिवाइजर का लिखना है। तो 1 लिखूंगा तो 41 इंटू 1 41, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स जो मेरा स्क्वायर रूट है वो होगा 21। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली वी कैन रिप्लेस इट हेयर, दिस इज 21। अब मैं सबसे पहले करता हूँ, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड मास की तरफ। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाय 4 आई कैन राइट इट एज 3/4। 21 डिवाइड बाय 7 दिस आई कैन राइट 3। 32 डिवाइड बाय 8 दिस आई कैन राइट 4। तो पहले तो सारे डिवाइड सोल्व कर लो। अब 3/4 क्योंकि फ्रैक्शन था तो मैंने सोल्व नहीं किया, शायद ये कट जाए आगे कहीं पे जाके। अब मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो 52 इंटू 3/4, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये 3 डिवाइड 4 तो हमने लिख दिया, सोल्व हो गया। नाउ दिस इज 4 इंटू 1 3, 13 इंटू 3, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा 39। दिस इज 39 आई गेट। बीच में आया प्लस का साइन। दिस इज 3 हमने पहले ही सोल्व कर लिया, 3 इंटू 3 9, तो ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी, दिस 3 इंटू 3 ऑल्सो बिकम्स 9। तो यहाँ आ गया 39 प्लस 9, बीच में प्लस का साइन है 5, फिर यहाँ माइनस है। नो 4 इंटू 12 दैट इज 48। अब मैं एडिशन कर लेता हूँ 39, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको प्लस मान लिया जाता है। तो प्लस 39 प्लस 9 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 5 53, 53 माइनस 48 आई गेट 5। तो जो मेरा आंसर होगा दैट गोना बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज द आंसर आई गेट। दिस इज द आंसर आई हैव, ऑप्शन नंबर 2, आंसर इज 5। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में भी था, जब जनवरी का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जुलाई में भी आ रहा है। तो बोर्ड मास के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के आने वाले हैं। तो मतलब पैटर्न बड़ा क्लियर है, आपके बोर्ड मास क्लियर है, आपको छोटा ज्योमेट्री का 2D पार्ट क्लियर है, मेंसुरेशन का 3D पार्ट क्लियर है, अलजेब्रिक का इक्वेशंस बनाना आता है, आपको कैलकुलेशंस आती हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस परसेंटेज निकालना आता है, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े आराम से आप पेपर बड़े आराम से निकाल लेते हो, 100% मार्क्स ले सकते हो आप लोग मैथ्स के अंदर। लेट्स गो टू 35 नाउ। अरुण इज 3 years older than वरुण। तो दे सेड अरुण जो है 3 years older than वरुण है। 8 years ago जो अरुण था 5/6 ऑफ अरुण की एज एक्सीडेड। एक्सीडेड का मतलब होता है ज्यादा, तो ये एक्सीड का मतलब ज्यादा। 3/5 ऑफ वरुण एज बाय 6 years। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज एक्स, तो वरुण का उन्होंने बताया मुझे आज की डेट में x years का है। अरुण 3 years ओल्डर है, तो ओल्डर मतलब ज्यादा है, यंगर का मतलब छोटा, ओल्डर का मतलब ज्यादा। तो ये हो गया x+3। जो अरुण है वो x+3 है, वरुण है x, ये आज का है प्रेजेंट वैल्यू। 8 साल पहले क्या होगा,
वरुण होगा x माइनस 8, तो ये होगा x प्लस 3 माइनस 8, मतलब ये था x माइनस 5। ये हमारा अरुण था और ये हमारा वरुण है 8 साल पहले। अब 8 साल पहले 5/6 ऑफ अरुण का एज, 5/6 ऑफ अरुण मतलब x माइनस 5, तो 5/6 ऑफ x माइनस 5 एक्सीड्स, मतलब ये ज़्यादा है, माइनस 3/5 ऑफ वरुण का एज है x माइनस 8, कितना ज़्यादा है, बाय 6 ईयर ज़्यादा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि वेरिएबल ही एक है आपके पास। तो अब x की वैल्यू निकालनी नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें इसका आंसर निकाल देना है। तो आंसर मेरा ऑप्शंस के अंदर सामने दिखा हुआ है, द आंसर इज 5/6 ऑफ x माइनस 5 माइनस 3/5 ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 6। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 36। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, एटीट्यूड्स इज बेसिकली यू कैन से इमोशंस, हाउ यू बिहेव, एंड वैल्यूज ऑन व्हाट बेसिक्स असूल आपके, तो वो किस में आता है, क्या वो नॉलेज डोमेन में आता है, नहीं आता, क्या वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है, ये डेवलप की जाती है। अफेक्टिव डोमेन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द आंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक क्षेत्र। साइकोमेट्रिक भी नहीं है, साइकोमेट्रिक एटीट्यूड इज नॉट, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। साइकोमेट्रिक आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं बाय टेकिंग दिस एंट्रेंस एग्जाम। एटीट्यूड अलग चीज है, एटीट्यूड इज हाउ यू बिहेव, बट दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट योर IQ। तो ये आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ, आप इस तरह भी मान सकते हो कि साइकोमेट्रिक के अंदर एप्टीट्यूड आ जाता है। ऑफ कोर्स EQ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट साइकोमेट्रिक इज नॉट एटीट्यूड, इट इज एप्टीट्यूड बेसिकली, हम उसको एप्टीट्यूड प्लस मानते हैं EQ। तो एटीट्यूड के लिए अफेक्टिव डोमेन है, भावनात्मक क्षेत्र है आपका। नंबर 37, अभी मैंने कहा था मैंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह के। द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 9 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर, लास्ट क्लास में भी हमने किया था। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऊपर नीचे दोनों तरफ रिंग्स है, सर्कल है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन्स, दिस इज सर्कुलर, लाइक घर में सिलेंडर है, पेंसिल्स है, या द पेन विच वी आर राइटिंग इज काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। अगर मैं इसको यहाँ से प्रॉपर इसको फ्लैट कर दूँ तो if the base becomes radius half and height increases by 3, then which of the following describes the new volume। तो न्यू वॉल्यूम को डिस्क्राइब करना है मुझे, तो एक काम करते हैं हम न्यू वॉल्यूम, इसको रेशो के थ्रू से करते हैं, क्वाइट ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा उससे। तो लेट्स टेक न्यू वॉल्यूम डिवाइड बाय ओल्ड वॉल्यूम। है क्या ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H लिख दिया नए वाले सिलेंडर के लिए, छोटे वाले के लिख दिया छोटा r और छोटा h। तो जो रेशो होगा मुझे वो बता देगा, उस हिसाब से आंसर निकल आएगा। तो मैं एग्जैक्टली भी क्यों निकालूं, वाई विल आई कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट ही क्यों करूं, मैं रेशो के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरा आंसर ट्वाइस, हाफ, थ्राइस, 1/3 है। तो जो भी मेरा ऑप्शन आएगा वो मैं आंसर कर दूंगा। 2/1 आया, ट्वाइस हो गया, 1/2 आया, हाफ हो गया, 3/1 आएगा, थ्राइस लिख दूंगा, और अगर 1/3 आया तो 1/3 लिख दूंगा। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, कैलकुलेट ही नहीं करना। आर स्क्वायर रेडियस अब नए वाले की कितनी है, हाइट एंड बेस रेडियस पहले 6 थी, अब रेडियस हो गई हाफ, तो रेडियस अब है हाफ, तो 6 का हाफ हो गया 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब जो हाइट है, पहले हाइट कितनी थी 9, तो नीचे आ गया 9, नीचे हम ओल्ड वाला ले रहे हैं, O फॉर ओल्ड, पहले जो था, एंड N इज फॉर न्यू, जो अब नया ले रहे हैं हम लोग। और अब जो हाइट पे क्या परिवर्तन हुआ है, द हाइट इंक्रीजेज बाय 3, तो ये हो गया 12। नाउ इफ आई सॉल्व इट, 9 into 12 डिवाइड बाय 36 into 9, 9 से 9 कैंसल, 12 से 3, तो मेरा आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, ये 1/3 मतलब पहले 3 था, अब 1 है, इसका मतलब अब ये बन गया 1/3, दैट इज द आंसर। क्वाइट सिंपल इट इज। नेक्स्ट चलते, नंबर 38। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग एज पर वैन हेल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक लर्निंग। तो ज्योमेट्रिकल की लर्निंग है, किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ इसको, तब भी बड़े आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब सीक्वेंस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो पहले
और फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आप किस चीज़ को देखते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो सबसे पहले आना चाहिए डी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं क्या, उनको अलग अलग पार्ट्स पे डालो। उसके बाद कि कौन सी मेरी क्वाड्रिलेटरल है, कौन सी मेरी ट्राइंगल है, कौन सी पेंटागन है, फॉर एग्जांपल। फिर आ गया बी। अब उसके बाद क्या करोगे? उसकी प्रॉपर्टीज लोगे, रिलेशनशिप निकालोगे। ऑफ कोर्स पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज करोगे। प्रॉपर्टीज जब पता होंगी उसी के बाद तो रिलेशन निकालोगे ना। तो आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए डी बी ए सी, दैट कम्स इन द ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द आंसर आई हैव। नेक्स्ट चलते हैं 39th। इन अ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? आई बिलीव लास्ट टाइम भी समझाया था। पाई चार्ट में ही पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, तो सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट्स हो गए। रिस्पेक्ट ऑफ एंगल है 90, 80, 65, 75, 50। तो जो एंगल बनने वाले हैं 5 अलग अलग, वो इनको एंगल इन्होंने दे दिया आपको। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 540 है। व्हाट इज द डिफरेंस द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? तो मुझे बनाना नहीं है इसको, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मुझे बस इतना समझना आना चाहिए कि जो ये बीच का एंगल है हमारा, जो हमें इसको 3 पाई चार्ट का मतलब है कि आपको जैसे परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हो, इसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करना होता है। देखते हैं कैसे। जैसे उन्होंने बोला ना मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स बताने हैं, डिफरेंस, उनका डिफरेंस बताना है। तो मैथ्स में कितना डिग्री आया? 90 डिग्री आया। इंग्लिश लास्ट में है, इंग्लिश का क्योंकि मुझे बोला रिस्पेक्टिवली तो लाइन में लगे हुए हैं, ये आया 50 डिग्रीज। अब 90 और 50 का डिफरेंस कितना? 40 डिग्रीज होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा, अब मुझे डिग्रीज में है तो पहले परसेंटेज होता, क्या लिखता? 40/100। डिग्रीज है तो लिखूंगा 40/360 ऑफ मल्टीप्लाई कितना टोटल था? 540। तो इसको अगर आप सोल्व करो, यू गेट 60। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बन गया। 39th क्वेश्चन का आंसर 60 इज माय आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 40। एट अपर प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज और बिलो प्राइमरी स्टेज होती है, तो आपको पता ही है। अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी, विच आर द फॉलोइंग टॉपिक्स इज नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। अरे यार, नंबर सिस्टम की बात चल रही है। वाह। अब देखो प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज पे विच टॉपिक हैव नॉट बीन इंक्लूडेड? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके 11th क्लास में शुरू होते हैं, आयोटा वाले क्वेश्चन जो होते हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। 11th 10th तक नहीं कराए जाते ये। दैट इज द आंसर स्ट्रेट अवे। फ्रैक्शन आपको करवा देंगे, एक्सपोनेंट्स पावर्स आपको कराई जाएंगी, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स आप करवाओगे या करोगे। सो बेसिकली मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 11th क्लास पे जाके शुरू होता है एनसीईआरटी के सिलेबस में। 10th तक तो आई थिंक है ही नहीं मेरे को, हाँ नहीं है, 10th तक नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, 11th में शुरू होता है। 11th क्वेश्चन 41st क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जरा ध्यान रखना, जब भी आंसर दोगे पूछा क्या गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ rubricus एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। इट हैज अ फिक्स्ड स्केल, यस। इट हैज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस ऑन ईच पॉइंट द स्केल, यस। कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर परफॉर्मेंस, यस। मेक सब्जेक्टिव नहीं बनाता, ये बहुत ऑब्जेक्टिव कर देता है चीज़ें एक्चुअली ना। दिस टेस्ट, दिस rubrics actually this is a test to narrow down the things। ये आपको ऑब्जेक्टिव बना के सीधा रिजल्ट पे ले आता है, ना कि आपको सब्जेक्टिव काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। ऑब्जेक्टिव है ये। द 42 द नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी सोल्व किया, तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा। यूलर हमारे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। याद करना बहुत ईजी है। द नंबर ऑफ फेसेस, एज एंड वर्टिसेस ऑन अ पॉलीहेड्रल आर 7, 15 एंड x रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ 2f + 3i - 4x निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला मुझे याद है, आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था। इट इज़ v - e + f दैट इज इक्वल टू 2। तो v की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर? x है। e की वैल्यू कितनी है? 15 है। और 7 f की वैल्यू कितनी है? दैट इज 7। दिस शुड बी इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, आई विल गेट x - 15 + 7 - 8 इज इक्वल टू 2। x आ जाएगा मेरा 10। नाउ इफ आई सोल्व दिस क्वेश्चन, 2f
2 into f, that is 2 into 7 14, plus 3 into e, 3 into 15, that is 45, minus 4 into x, 4 into 10 40. I get 14 plus 45 59, 59 minus 40 19. Question number 42, option number 2, that should be the answer straight away. फॉर्मूला को याद करना ही बहुत आसान है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं. v सबसे बाद में आता है, इसको सबसे आगे रख दो. फिर जो बाकी दोनों है माइनस ई प्लस एफ कर दो. ऑल्टरनेट चल रहा है v माइनस प्लस, तो आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. वेफ याद रख लो, वेफ, ठीक है ना. वेफ याद रखोगे अपने आप हो जाएगा. वेफ, क्वाइट सिंपल. लेट्स गो टू द 43rd. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, it says 2x plus 5y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p ब्रैकेट ओपन 2x प्लस 5y प्लस q. अब इसको अगर मैं एक शॉर्ट तरीके से करना चाहूँ, लेट्स 2x प्लस 5y को मान लेता हूँ मैं, लेट्स मान लिया इसको मैंने p. तो ये इक्वेशन पूरी क्या बन गई? ये बन गई p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 14, और ये बन गई, इसको पूरे को p ले लिया, सॉरी p लिया हुआ, इसको कुछ और लेते हैं. लेट्स टेक इट a ले लेते हैं. दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 इज इक्वल टू a प्लस p इंटू a प्लस q. अब करना क्या है इसके, आप इसको स्प्लिट द मिडल टर्म करो, आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स डू इट. अब क्या ऐसे दो टर्म्स हैं स्प्लिट द मिडल टर्म करने में कि आप उसके फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 14 आ जाए, और अगर आप उसको ऐड करो तो माइनस 5a आ जाए. तो आप, और यहाँ पर तो कॉफिशिएंट है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे माइनस 14 ही चाहिए. नहीं तो यहाँ जो कॉफिशिएंट होता मुझे उससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलता मुझे वो चाहिए होता ना. माइनस 14 कैसे बनता है? 2 इंटू 7 14 बनता है, और 2 और 7 का डिफरेंस ही माइनस 5 होता है, 5 होता है. आई मीन माइनस का साइन ये बता रहा है कि मेरा एक नंबर जो है आपस में दोनों के साइन अपोजिट होने वाले हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस तभी होता है अगर मेरे दोनों रूट्स, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, रूट्स जीरोस, वो दोनों नेगेटिव होंगे. तो जीरोस और रूट्स में दोनों में से एक, सॉरी, नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज प्लस इंटू माइनस दैट इज नेगेटिव. तो 7 और 2, अब किसको पॉजिटिव बनाए किसको नेगेटिव बनाए? अब उसके लिए मेरे को लेना पड़ता है हिंट माइनस 5a, मुझे ऐड करके माइनस चाहिए, मतलब माइनस वाला नंबर कैप ज़्यादा बड़ा होने वाला है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट एज a स्क्वायर माइनस 7a plus 2a minus 14. Now I'll make the factors a minus 7, a कॉमन लिया मैंने, प्लस 2 इंटू a minus 7. So that means जो मेरे फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे a minus 7 कॉमन इंटू a प्लस 2. तो जो मेरा p है वो आप माइनस 7 मानो या 2 मानो, इनमें से कुछ भी एक होगा, और जो q है दैट यू कैन टेक द अदर वन. तो जब मुझे p प्लस क्यू करना है तो माइनस 7 प्लस 2 आई एम गोना गेट माइनस 5, दैट इज द आंसर आई हैव. एक तरीका तो इसको करने का ये हो गया, बहुत सिंपल. दूसरा तरीका लेंथी तरीका है, जिसमें सॉल्व करोगे या काटापिटी करोगे, p और q निकलेगा, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग इट. दिस इज द इजीएस्ट मेथड आई बिलीव, बड़े आराम से हो जाता है इससे. क्वेश्चन नंबर 44 से दो पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड हो रही है ट्रांसवर्सल के द्वारा. तो दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं. नाउ एक ट्रांसवर्सल हो गई. दो इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड. दिस इज इंटीरियर एंगल 2x प्लस 15 है, एंड द अदर इज 3x माइनस 20. तो ये वाला एंगल आपका 3x माइनस 20 हो गया. तो अब आपको वैल्यू बतानी है 4x प्लस की. नाउ द प्रॉपर्टी सेज अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल. लास्ट वाली क्लास में बताया था जो हमने लास्ट पेपर सोल्व किया है. और जो को इंटीरियर एंगल्स है उनका टोटल होता है 180 डिग्रीज. तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो उन दोनों को ऐड करते आई गेट 2x प्लस 3x 5x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 185 डिग्रीज. क्या कुछ कैलकुलेशन गलत है? ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है. 2x प्लस 15 प्लस 3x 5x, 5x माइनस 5, टोटल शुड बी 180. दोनों इंटीरियर एंगल से बताया उन्होंने सेम साइड पे, ठीक है, 180 होता है.
5x इक्वल टू 185, चलो देखते हैं। अच्छा कट गया, ठीक है। सो x कम्स आउट टू बी 37 डिग्रीज। तो x की वैल्यू, आई थॉट इज 15, ओके ठीक है 5x, तो x इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। सो नाउ मुझे वैल्यू निकालनी है 37 इंटू 4, 4 इंटू 7 28, 2 रिमाइंडर 148 प्लस 6, तो आंसर शुड बी 154 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 44, द आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। The next question now, let's take care of that. The sum of the largest and smallest fraction क्या होगा? अब largest और smallest क्या होगा? देखो ये दोनों तो proper fraction है, न्यूमरेटर छोटे हैं, ठीक है ना, और ये improper है, और बाहर 2 है, 2 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ 8/15 है। तो largest तो निकलेगा इन दोनों में से, और smallest निकलेगा इन दोनों में से। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? 2 2 दोनों इक्वल है, ये 3/5 है, ये 8/15 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ द साइड कर दूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 9/15 और ये है 8/15, मतलब ये ग्रेटर है। तो जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो है 2 एंड 3/5। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6/7 है, 3/8 देखते समझ आता है, 3/8 है भाई, सीधी सी बात है। 6/7 आपका 1 होने वाला है, 3/8 तो हाफ पे नहीं पहुंचा, 8 का हाफ 4 होता है। तो स्मॉलेस्ट हो गया 3/8। अब इन दोनों को करना है मुझे सम। So this is 5 into 2 10, 10 plus 3 13/5 plus 3/8. LCM I'll take 40, 40 divided 5 8, 13 into 8 104, 40 divided by 8 5 into 3 15. I get 119/40. So this gonna be 2 and 39/40, because 42 40 to 2 80, remainder is 39. So this is the answer I get. The next question now. Which of the following does not imply for the assessment? Meaning of assessment. It is evaluation, yes. It helps to label. Label थोड़ा ना करते हैं बच्चों को यार. Label is negative word. It helps in diagnose individual difference, right? Proceed to gather information. बिल्कुल ठीक है. Common sense का आंसर है. This is the answer. Simple फंडा. 46 का second option. 47th. Which of the following is not an indicator of creativity? Not an indicator. Students are convergent, thinking in different context. Students are able to think flexibly, yes. Students are use multiple and alternate problem solving strategy, yes. Can pose question, yes. This is the answer. Use convergent thinking. So that is not an indicator. तो इससे creativity नहीं आती. So this is the answer we have. मतलब बड़े कॉमन सेंस वाले आंसर हो जाते हैं कई बार। मैथमेटिक्स जो पैडागोगी होती है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट 48, इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो x मुझे निकालना है, परफेक्ट लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए जिसको मैं 955 में ऐड करूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 30 तक के टेबल मैंने 30 तक के स्क्वायर्स मैंने याद करने को बोला था। 30 का स्क्वायर 900 होता है, वो तो है नहीं, है ना। अब एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो अब इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता तो हम इसको टेबल मेथड से करते हैं। तो 955 जैसे पहले बोला था, लास्ट से 2 नंबर्स लो आप पेयर बनाओ। अब यहाँ से शुरू करो, 3 इंटू 3 9, ये तो कैंसिल हो गया, बचा 55 और यहाँ से 3 आगे चला गया। सो 3 + 3। नाउ अगर यहाँ पर किसी तरह सबसे छोटा नंबर तो यहाँ 61 ही हो सकता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 955 बजाय 961 होता, दैट मीन्स 6 ऐड करना था, तो x की वैल्यू हो गई 6, सबसे छोटा नंबर। नाउ 6 इंटू 3 18, 18 + 2 20। तो ऑप्शन नंबर 1 टू आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। सो ऑप्शन नंबर 1 20 शुड बी द आंसर। 49th, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 3 5 7। सबसे डिवाइड होना जरूरी है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स, क्योंकि मुझे डिविजिबल चाहिए इन सब से। तो 3 5 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँ, अब तीनों ही प्राइम आपस में सारे वैसे ही प्राइम है, 3 और 5 और 7, तो इनका जो एलसीएम होगा, अब ये पता होना चाहिए आप लोगों को, एलसीएम ऑफ को प्राइम हो या प्राइम नंबर्स हो, उनका जो एलसीएम है वो उन सबका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, क्योंकि उनका एचसीएफ ही 1 आने वाला है। तो एक फॉर्मूला और भी होता है आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेवर नो कब काम आ जाए। दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी। तो इसी से जब HCF 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू LCM। अब तीनों का इनका HCF 1 है तो LCM क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105।
तो कितने नेचुरल नंबर डिवाइड होते हैं 1 से 500? ऑफ कोर्स 4 होते हैं, 105, 210, 315। तो मैं टेबल तो कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 105 एवरी टाइम। सो आई विल गेट द आंसर एज 420, मतलब ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 49 आई गेट। नंबर 50 नाउ विल डू। Question number 50 says, according to NEP 2005, which was of the following least important mathematics? Solving day to day, ये important है. Understanding when and how mathematics, ये भी important है. Finding shortcuts in mathematics, this was not there. The जो NCF 2005 है, finding shortcuts in mathematics is not recommended, so that should be the answer. 50th का third option. Now 51. M is a point on side AB of a triangle ABC such that AM equal to BM equal to CM if angles A and B are respectively x and 70, and the value of 3x plus 25 is equal to what? Now AM एक ट्रायंगल बना लेते हैं. So this is a triangle ABC. M is the point where AM is equal to BM, तो मतलब ये मीडियन हो गया. तो M इक्वल टू BM और BM इज ऑल्सो इक्वल टू CM, ये तीनों लाइन्स इक्वल हैं आपस में. अगर एंगल A और B, अगर A x है और एंगल B 70 है तो x की वैल्यू निकालनी है आपको. अब जो दो लाइन्स इक्वल होती है उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं. दिस इज अ प्रॉपर्टी. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल लाइन्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल. तो जब AM और CM ये इक्वल हैं तो CM के सामने एंगल है x, तो AM के सामने ये वाला एंगल ये भी x ही होगा. सेम प्रॉपर्टी लाइज हियर. एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल लाइन्स शुड बी इक्वल. तो अगर यहाँ पे जो एंगल है दिस इज 70 डिग्रीज जो इस लाइन के अपोजिट पड़ता है, तो इस वाली लाइन के अपोजिट एंगल ये भी 70 होना चाहिए. दे आर अपोजिट. तो अब ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, टोटल तीनों एंगल्स का टोटल जो है 180 डिग्रीज होता है. तो ऊपर वाला एंगल हो गया C पे x प्लस 70, A पे हो गया x और B पे हो गया 70, तो ये टोटल मिला के होगा 180. सो दैट मीन्स 2x प्लस 140 दैट इज 180. 2x इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई 20. Now 20 into 3 60, 60 plus 25 85. The answer should be option number 2 for that 51 का answer. Next 52. A sum invested at 10% per annum for 2 years become 3267 when interest is compounded. तो मैं कह ही रहा था आपको स्टार्टिंग की वीडियो में कि ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए अर्थमेटिक वाले. A sum invested at 10% per annum for 2 years become 3267 and interest is compounded annually. What will be the simple interest on the same sum at the same rate in 2.5 years? अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है और कंपाउंड अमाउंट मालूम है. यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप निकाल सकते हो प्रिंसिपल, क्योंकि आपका जो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है, the compound amount is equal to principal into 1 plus rate of interest divided by 100 raised to power time. That is the formula what we have. Hello, hello. हाँ जी, मैं that was important to take, घर से था. Never ever miss a call from your home. That is a simple instruction, because when a person from home calls you up, you should attend that every time. You never know, it can be an emergency or it can be any task which only you can do, so always pick that up. Okay, चलो हम अपनी बात करते हैं, पढ़ते हैं अब. चलो let's go for the next question we have. So we were doing, अच्छा हम क्वेश्चन कर रहे थे. A sum invested at 10% per annum that we were doing 2 years 23267. ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया था. so this was time. तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. कंपाउंड अमाउंट मुझे मालूम है, दैट इज 3267 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं मालूम, 1 प्लस आर मुझे मालूम है 10/100, टाइम मुझे मालूम है 2,
सो दिस इज़ 1 प्लस, तो ये बनेगा आपका 3267, दैट इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 10 इज़ 11 अपॉन 10 का स्क्वायर. So this you have to solve further. तो p will be what, 11 का स्क्वायर बाय 100 कितना होता है, दिस इज 121 अपॉन 100 इंटू p. और दिस इज इक्वल टू 3267. तो p की वैल्यू क्या होगी आपकी, p विल बी इक्वल टू 3267 बाय 121 into 100. Next time I'll have a plain page so I can explain the details at one place. So 121 into 242, so 242 58 plus 26 78 684 847. So 127 into 7 is 847. प्रिंसिपल मेरा था 2700. ना उन्होंने मुझसे पूछा मुझे बताना है सिंपल इंटरेस्ट, सेम रेट सेम इंटरेस्ट सब कुछ सेम, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 2700 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10, टाइम हो गया 5/2 multiplied by 100. I believe you guys are understand this formula. The simple interest is equal to PRT upon 100, principal into rate into time upon 100. So we're using that here. So I'm gonna get 2 into 5, 27 into 25. So that answer gonna be 675, because 25 का स्क्वायर होता है 625, उसमें 50 और ऐड कर दो, we'll get 675 as the answer. Okay, sent. ठीक है जी, so that is also done. The answer 675 we are done with. Let's go to the next question, 53. D is a point on side AB of a triangle ABC such that CD is a bisector of angle ACB. A50 है, B70 है, ADC क्या होगा, तो A50 B70 मतलब जो मेरा एंगल C होगा वो होगा 50 प्लस 70 120, 120 आउट ऑफ 8 180 माइनस करेंगे 60 आ जाएगा. सो लेट्स टेक अ ट्राइंगल नाउ. So let's say A, B and C. D is a point on side AB such that CD is the bisector. तो bisector, अच्छा of angle, sorry not the side. So इसको ये दोनों एंगल्स एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल हो गए. नाउ दैट मीन्स मैंने बोला एंगल C कितना होगा 60 होगा, दैट मीन्स ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा. नाउ क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था ना अभी A50 है जो मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ये 50 है ये 70 है, तो 50 70 हो गया 120, ये 50 60. अब पूछा ADC कितना है, ADC ये कितना होगा, अगर ये आपका है A मेरा 50 है, ये मेरा 30 है 80, तो 50 30 80, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल जो है दैट शुड बी, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना दूं आपको, ये एंगल मुझे मालूम है, ये एंगल ए मुझे गिवन है यहाँ पर 50 है, ये मैंने कैलकुलेट किया बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है 30 है, 50 प्लस 30 80, सो दिस बिकम्स 100, तो ये एंगल मेरा 100 हो गया. सो ऑप्शन नंबर 4 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो जी अगला करते हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 36 37 दिस एंड द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज ऑफ द डेटा. तो पहले तो मीन निकालो और रेंज निकालो. चलो करते हैं. रेंज सबको पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो रेंज क्या है, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है 36 37 37 37 37 42 42 42, 42 मैक्सिमम नंबर है. सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 17, तो जो मेरी रेंज है वो हो गई 42 माइनस 17, दैट इज 25. अब मीन निकालना है. अब इसका निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैं सबको ऐड कर दूं, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे डिवाइड बाय 12 कर दूं, एक तरीका वो भी है. एक और फॉर्मूला होता है आपका मीडियन मोड वगैरह वाला, वो भी कर सकते हो. तो अभी मैं सिंपल मैथमेटिक्स वाला कर रहा हूँ आपको, सबको ऐड करता हूँ पहले तो. सो लेट्स ऐड ऑल द नंबर. 6 and 7 13 1 14 14 2 16 16 3 19 19 and 8 22 22 29 29 and 8 37 37 and 5 42 42 and 5 47 56 56 and 5 61, तो ये हो गया 61. रिमाइंडर 6
Now 6, 6, 6, 6 and 3, 9, 9, 3, 12, 12 and 3, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21, 3, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 36. 1 second please, again from home. Okay, so we are back. So this used to be 361 divided by 12. Now this is 30 point something, but यहाँ 25 5 point something option तो दो ही हैं. Let's see the calculation once again. कुछ गलती की क्या? 6 and 7 13, 13 and 1 14, 14 15 16, 3 19, 19 8 27, 27 and 7 34, 42, 47, 52, 61, 66. अच्छा, यहाँ हमने इसको एक 5 मिस हो गया मुझसे उस समय, सॉरी. सो दिस इज 12 इंटू 3 36, 30.60. तो मेरा एवरेज हो गया 30.5. डिफरेंस इन दोनों का है 5.5. दैट इज द आंसर 54th क्वेश्चन के अंदर. चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 55. अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर 24,000. मतलब हर एक फैन हो गया उसका 2,000 रुपीज़ का. He marks each for the 25% above. 25% of 2000 is 500. तो उसने उसको किया 2500 रुपीज़ का मार्कअप. If he sells all fans by giving 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब है 250 रुपये का डिस्काउंट. मतलब उसने उनको बेचा 2250 रुपये में. सो हिज ओवरऑल प्रॉफिट, अब 2000 का लिया हो और 2250 में बेच रहा है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो आप. प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो डिफरेंस कितना है? 2000 2250 का डिफरेंस है 250 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज 25 25 इंटू 8. अच्छा सॉरी, दे आस्क्ड ओवरऑल प्रॉफिट. हमने प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना, सॉरी सॉरी सॉरी. तो चलो निकालना होता तो ऐसे करते, सीधी सी बात है. अभी हम क्वेश्चन पे तो घर से फ़ोन आता है ना कई बार. चलो कोई बात नहीं, छोड़ो. थोड़ा कंसंट्रेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है कई बार ना. द कंसंट्रेशन शुड बी रियली गुड. इसलिए एग्ज़ाम में तो आपके पास तो फ़ोन है नहीं ना, तो यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. आई मे समटाइम्स. चलो, सो मुझे हर एक फ़ैन पे जो फ़ैन है उस पर फ़ायदा हो रहा है 250 रुपीज़ का. मेरे पास टोटल फैंस है 12. तो 12 को 250 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल गेट 12 इंटू 0 0, 12 इंटू 5 60, 0 6 रिमाइंडर, 24 and 6 30. दैट मीन्स 3000 रुपीज़. दैट शुड बी द आंसर. 55th क्वेश्चन का आंसर. Question number 56. Now a minus b plus c का होल स्क्वायर माइनस a minus b minus c होल स्क्वायर डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल टू व्हाट. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला स्प्लिट द मिडल टर्म, हमने एज्यूम कर लिया था a. तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ x. तो ये ऑटोमेटिकली उल्टा इसका माइनस x हो जाएगा उल्टा. आई मीन टू से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाइड है. सो आई कैन से x प्लस c का होल स्क्वायर minus x minus c का whole square, that is divided by minus x. Now if I solve it, I get x square plus c square plus 2xc minus x square plus x minus c का whole square का फॉर्मूला होता है x square plus c square. तो आई जस्ट बिकॉज बाहर माइनस है तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस 2xc प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय, ये माइनस एक्स को बाद में लिखते हैं, पहले इसको कट कर लेते हैं. दिस इज 4xc. अब इसमें डिवाइड बाय माइनस एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट शुड बी द आंसर? माइनस 4c. दिस शुड बी द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हियर. The next question, area of a right triangle is 240. Now right triangle का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो वो 240 है. इफ वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज 30, तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर क्या होगा? ओके तो अगर अदर देन हाइपोटेन्यूज, तो लेट्स से हम बेस को मान लेते हैं 30. तो बेस को मैंने मान लिया 30. 2 इंटू 15, that means 15p is equal to 240. That means p is equal to 240 by 15. 15 into 115 16. तो पर मेरा जो बेस है
दैट इज 30, और जो मेरा परपेंडिकुलर है दैट इज 16। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल अब फॉर्म करूं, बेस 30 परपेंडिकुलर 16, so this should be the hypotenuse, Pythagoras theorem. Now Pythagoras theorem says कि hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So 30 का स्क्वायर 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256। थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पाइथागोरस ने दिया था। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो अब जब बेस मेरा 30 स्क्वायर था प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 स्क्वायर था, तो आई गॉट 900 प्लस 256, 16 का स्क्वायर, बिकॉज मैंने बोला आपको याद कर लेना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स काम आएंगे। सो दिस बिकम्स 1156। अब 1156 किसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये तो सारे स्क्वायर्स हो गए, तो ये तो एच स्क्वायर है ना। अब एच क्या होगा, 1156 का स्क्वायर रूट। तो 1156 किसका स्क्वायर रूट है, सो दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि मुझे तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 3 इंटू 3 9, 2 रिमाइंडर आएगा 256, तो वो 3 + 3 6 बन जाएगा। एक सेकेंड, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, आप लोग को इजी हो जाएगा करना। 1156, क्योंकि ये 34 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 इंटू 3 9, 11 माइनस 9 गया 2, 256, यहाँ पे 3 हमने ऐड किया, 3 + 3 6, राइट 34 ही आएगा। तो दिस इज़ 4 इंटू 4 16, 1 रिमाइंडर 256, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो 34 आएगा। ना पैरामीटर कितना होगा, 34 प्लस 16 50 प्लस 30 80, दिस शुड बी द आंसर आई हैव। नेक्स्ट चलते हैं। A teacher distributes different types of triangle shaped paper cuttings to the learners in cell and tells them to measure and tabulate the angles in order to find the sum of the angles. He tells them the results to note the result in each case. The method is teaching of this example of what? अब उसने बोला अपने आप फाइंड करो, अपने आप फाइंड करो मतलब अपने आप डिस्कवर करो, तो दिस इज अ डिस्कवरिंग मेथड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, टीचर हेल्प नहीं कर रहा, एनालिटिकल कुछ एनालाइज नहीं करना, डिडक्टिव कुछ कोई चीज़ रीजनिंग के थ्रू आप डिडक्ट नहीं कर रहे हो। सो इट्स बेसिकली उसने ऑलरेडी उसको पेपर कटिंग्स दे दी हैं, तो डिस्कवरी मेथड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अगेन फोकस शुड बी गाइस ऑन नॉट ट्रू। 3 + 4 × 5 इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है, तो है। ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन x² + 10x + 25 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, दिस इज रॉन्ग, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज x + 5 का होल स्क्वायर, x² + 25 + 2 × 5 × x। द फॉर्मूला अगेन आई एम यूजिंग दैट इज a + b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये ठीक है नीचे वाला, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू। द लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:7, एलसीएम इज 630, सम ऑफ एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज व्हाट? चलो जी, ये तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ही था, बहुत सिंपल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 3:7, एक नंबर है 3x, दूसरा नंबर है 7x, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। HCF क्या है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज x, विच वी एज्यूम्ड। x इंटू एलसीएम गिवन है 630, ठीक है जी। तो x से कैंसिल, 7 इंटू 9 63, 3 इंटू 30, दैट मीन जो x यहाँ बच गया इसकी वैल्यू है 30। तो अब मुझे बताना है सम ऑफ एलसीएम एंड HCF। तो एलसीएम तो मुझे पता है 630 है, HCF कितना है, x है 30 है, तो आंसर हो गया 660। Now that ends the question paper. We will be coming up with the next paper which happened in December 2024. That also. So please do subscribe us. Keep watching.
ACM classes, and do comment in case you guys have any doubts. Like and do share us if you find us helpful to you. We may help others because we believe in if you're a student, we may help you. Thank you so much. Take care.